हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भेड़ है। ठीक है, और इसकी सामान्य जानकारी और वही नस्लों की जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पूछा जाता है कि भेड़ का जो नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ओविस एरीज जो है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 54। कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 54 होते हैं ना, ये ध्यान रखना। मतलब जो बकरी है उससे कितने कम होते हैं? 6 कम, है ना, 6 कम होते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। कुल की बात करें तो बोबड़ी होता है। और मान्यता प्राप्त भेड़ों की नस्लें कितनी हैं? 44 हैं। ध्यान रखना भाई, मान्यता प्राप्त भेड़ों की जो नस्लें हैं, जैसे मैंने बकरी की बताई थी, बकरी की कितनी बताई थी? 34 बताई थी। गाय की मान्यता प्राप्त कितनी बताई थी? 50 बताई थी। इसके अलावा भैंस की कितनी होती हैं? भैंस की जो है 13। ऊँट की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं? 9। इसी प्रकार से जो है भेड़ की कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 44। और मान्यता जो है ना, मान्यता कौन देता है भेड़ों की नस्लों को? NVAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। फिर उसके बाद पशुगणना 2017 की यदि बात करें तो जो भारत में जो है कुल पशु आपकी जो भेड़ें हैं, भारत में कुल भेड़ों की संख्या कितनी? 74, 74.2 मिलियन, है ना, ध्यान रखना है। 74.2 मिलियन जो है पूरे भारत में भेड़ों की संख्या है। इन पूरे भारत में भेड़ों की संख्या में से राजस्थान में कितनी है भाई? ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आपसे पूछ ले भाई राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में देखो 7.9 मिलियन भेड़ें हैं, है ना। भारत में कितनी है? 74.2 मिलियन है, जिसमें से अपने राजस्थान में कितनी है? 7.9 मिलियन है। और संख्या के आधार पर यदि मैं बात करूं तो राजस्थान का चौथा स्थान है भाई, 4th। हमारा राजस्थान में संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर, भेड़ों की संख्या के आधार पर चौथा स्थान है। किसका? हमारे राजस्थान का। ध्यान रखना है ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बहुत बढ़िया भाई। जैसे भैंसों की संख्या के आधार पर जो है दूसरा है, और बकरी में फर्स्ट है। इसी प्रकार से जो है इसके आधार पर जो है चौथा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर में। और न्यूनतम भेड़ें जो है बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। मतलब सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? किस जिले में? आपसे पूछ ले कि पशुगणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती हैं, और पशुगणना 2017 के अनुसार जो है न्यूनतम भेड़ें जो हैं बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। इसके अलावा सामान्य जानकारी की बात करें तो सामान्य जानकारी में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और सामान्य जानकारी में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे ये आप हो, और आप क्या कर रहे हो भाई? आपने क्या देखा भाई? आपने एक झुंड देखा। क्या देखा? झुंड देखा। और इस झुंड को, सबसे बड़ी बात कि आपने इस झुंड को क्या नाम दे दिया? फ्लॉट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया प्यारे विद्यार्थियों? फ्लॉट। ध्यान रखना है, इस झुंड को आपने क्या नाम दे दिया? फ्लॉट नाम दे दिया। किसके झुंड को प्यारे विद्यार्थियों? इस भेड़ के झुंड को आपने क्या नाम दे दिया? फ्लॉट नाम दे दिया। बकरी का झुंड भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? बकरी का झुंड भी जो है फ्लॉट होता है। ध्यान रखें, इसमें आप जो है बकरी का झुंड वो भी क्या होता है? फ्लॉट होता है ना। थोड़ा सा एक चीज याद रखें, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ झुंड के बारे में एक बार, कि जो भैंस है, आप लिखना चाहो तो टॉप पर लिख लो, भैंस और गाय, इसका जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। ठीक है, और बकरी का हो सकता है, बकरी में शायद मैंने गलती से जो है कुछ और बता दिया था। बकरी और भेड़ ये सही है ना। बकरी और भेड़ का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? फ्लॉट कहलाता है। ध्यान रखें, ये थोड़ा सा आप जो है टॉप पर लिख लें कि जो झुंड है गाय और जो है भैंस का झुंड हर्ड कहलाता है, बकरी और भेड़ का झुंड जो है वो फ्लॉट कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ें। अब क्या हुआ? आपने देखा कि भाई जो है झुंड है, और झुंड में आपको पता है नर भी होगी और मादा भी होगी। अब आपने क्या किया? वही आपने नर और मादा को
कितने दिन के लिए भेजा भाई? इस बार जो है आप नर और मादा को भ्रमण पर भेज रहे हो 16.5 दिन। कितने दिन? 16.5 दिन। 16.5 दिन के बाद प्यारे विद्यार्थियों, 16.5 दिन के बाद क्या होता है? जो मादा होती है वो हीट में आ जाती है। और मादा क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों? वो क्या आई? मादा किस में आ गई? हीट में आ गई भाई। और हीट में आना मतलब मादा को नर का साथ चाहिए। अब कितनी देर का ये समय रहता है कि जब इच्छा होती है, मादा को इच्छा होती है कि भाई नर का साथ चाहिए, तो 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन रहता है। और इस 1 से 2 दिन को ही प्यारे विद्यार्थियों, इस 1 से 2 दिन जो रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मध्यकाल अवधि। मध्यकाल अवधि कहा गया है। क्या कहा गया है? मध्यकाल अवधि कहा गया है। और जो 16.5 दिन है, ये क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? भेड़ की मध्य चक्र अवधि। भेड़ की मध्य चक्र अवधि होती है। मतलब आपने भ्रमण पर भेजा कितने दिन के लिए भाई? 16.5 दिन। 16.5 दिन बाद क्या हुई? मादा की इच्छा हुई, है ना, वो नर का साथ चाहती है। कितनी देर के लिए भाई? 1 से 2 दिन जो है इच्छा हुई। उसके बाद क्या हुआ? जो आपका जो नर है, नर और मादा, इन दोनों में प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ? समागम की क्रिया हुई। क्या हुई? समागम। और इस समागम की क्रिया को आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, समागम की क्रिया जो भेड़ में है टपिन कहलाती है। क्या कहलाती है? टपिन कहलाती है। ठीक है। अब क्या हुआ? अब समागम की क्रिया हो रही, आपने फिर से भेड़ को, इस भेड़ और ये जो कपल है, इसको फिर से आपने जो है 100 जो है लगभग 47 दिन, 147 दिन के लिए आपने भ्रमण पर भेजा। इसका मतलब जब समागम की क्रिया हो रही, इसका मतलब भाई सीधी सी बात है कि पेट मतलब जो है गर्भ धारण हो जाएगा। तो गर्भ धारण हो जाएगा, इसका मतलब भेड़ में जो गर्भकाल अवधि है वो कितनी है? 147 दिन। ध्यान रखना है। अब ये गर्भ धारण हो गया। अब क्या हुआ? मादा क्या चिल्लाएगी इस बार? मादा क्या चिल्लाएगी इस बार? मादा क्या चिल्लाएगी? पता है कि नहीं पता है आप? इस बार जो है मादा क्या चिल्लाएगी प्यारे विद्यार्थी? लैम्बिन लैम्बिन चिल्लाएगी। क्या चिल्लाएगी भाई? लैम्बिन लैम्बिन। और इस बार जब मादा लैम्बिन लैम्बिन चिल्लाएगी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बच्चा देने की क्रिया। बच्चा देने की क्रिया। भाई सीधी सी बात है, मादा इस बार कैसे चिल्ला रही है? लैम्बिन लैम्बिन। ठीक है। क्या चिल्ला रही है? लैम्बिन लैम्बिन। अब क्या हुआ? इसका मतलब इसका जो बच्चा है, इसका जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? लैम्ब। इसका मतलब ध्यान रखना, भेड़ का जो बच्चा होता है, जो नवजात होता है ना, नवजात कह दो या बच्चा कह दो, नवजात या बच्चा, वो क्या कहलाता है? लैम्ब कहलाता है। और लैम्ब बच्चा देने की मतलब बच्चा, ये जो लिंटला, इसकी क्रिया जो है भेड़ में क्या कहलाती है? लैम्बिन कहलाती है। समागम की क्रिया क्या है? टपिन कहलाती है। मध्य चक्र अवधि, एस्टर साइकिल जो है 16.5 दिन। हीट पीरियड 1 से 2 दिन, है ना। और गेस्टेशन पीरियड 147 दिन। अब जो लैम्ब होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा क्या है? बड़ा होता है। तो बड़ा होता है, इसका मतलब बेस्ट होता है। अब बेस्ट में भी नर है और बेस्ट में भी मादा है। भाई ये चाहो तो जो नवजात है वो नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। तो यदि प्यारे विद्यार्थियों ये बेस्ट नर है तो हम इसको कह देंगे नरलैम्ब, और ये मादा है तो इसको हम कह देंगे मादा लैम्ब। अब भाई बेस्ट हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बड़े के बाद ये एडल्ट हो जाता है, मतलब एडल्ट मतलब भ्यालाक हो जाता है भाई। अब जब ये भ्यालाक हो गया, इसका मतलब एडल्ट को क्या कहेंगे? प्रौढ़ अवस्था। और प्रौढ़ यानी इंग्लिश में एडल्ट। अब एडल्ट में भी नर होगा और मादा होगी। अब जब भ्यालाक हो जाएगा तब इसको नर को क्या कह देंगे प्यारे विद्यार्थियों? रैम। और मादा को क्या कह देंगे? ईव। इन दोनों की शादी करा दो भाई, सीधी सी बात है। नर को हमने रैम कह दिया और मादा को क्या कह दिया? ईव कह दिया। तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों कि रैम और ईव जो है क्या होता है। ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ? अब हमें बड़ी दिक्कत आई कि यार इन दोनों की शादी तो करा दी, जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि नहीं हो जाए। तो इसके लिए जनसंख्या को रोकने के लिए आपने क्या किया? नर का बधियाकरण करा दिया भाई। क्या करा दिया? नर का बधियाकरण। आपने क्या किया? नर का बधियाकरण कर दिया। और बधियाकरण किया हुआ ये नर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? वीडर कहलाता है। क्या कहलाता है? वीडर। बकरी में क्या था? वीथर था। और यहाँ जो है क्या कहलाता है? वीडर कहलाता है। लिखिए प्यारे विद्यार्थियों कि वीडर कहलाता है। ठीक है। ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी, इसको देखते हैं।
जैसे समूह की बात की तो समूह मैंने फ्लोट कहा है, समागम की क्रिया मैंने टपिन कहा है, बच्चा देने की क्रिया तो मैंने लैम्बिन कहा है, बच्चे तो लैम्ब कहा है, बेस्ट नर को नर लैम्ब कहा है, बेस्ट मादा तो मादा लैम्ब कहा है, प्रौण नर ईव, प्रौण मादा यानी कि एडल्ट जो है ईव रैम और ईव, बदियात्रत नर बीडर, डर का आवाज जो है पैन, प्रथम ब्यात पर आयु ध्यान रखना है जब भेड़ पहली बार ब्याती है तब उसकी आयु 12 से 18 माह होती है। कितनी होती है? 12 से 18 माह। गर्भकाल अवधि की बात करें तो 147 दिन। हीट पीरियड यानी कि हीट पीरियड की बात करें तो आपका जो है ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, हीट पीरियड की बात करें तो कितना 1 से 2 दिन। और ऑस्ट्रोसाइकिल ये ध्यान रखना, इनको क्या कहते हैं? मध्य काल ये मध्य चक्र अवधि। और ईस्टर साइकिल क्या होती है? मध्य चक्र अवधि होती है भाई, है ना। और ये हीट पीरियड क्या होता है? मध्यकाल अवधि होती है। मांस को हमने मटन कह दिया। और भेड़ से अब एक चीज याद रखो, जो बकरी का मांस है, बकरी का मांस क्या कहा हमने? चैवन कहते हैं। बकरी के मांस को चैवन कहते हैं और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा भेड़ से ऊन उतारना। भाई आपको पता है कि भेड़ हम क्यों पालते हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊन। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम नंबर की बात करें तो राजस्थान में भाई साहब 35% जो है अकेले राजस्थान में ऊन उत्पादन होती है। और ऊन का उतारना वो शेयरिंग कहलाता है। अब किसी कारणवश जो है आपकी भेड़ मर गई तो मरी हुई जो भेड़ है वहां से ऊन उतारना पुल्ड ऊन कहलाता है। जो मरी हुई भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पुल्ड ऊन कहलाती है। ये ध्यान रखना आप जो है ना। फ्लशिंग, व्हाट इज द फ्लशिंग? फ्लशिंग का मतलब क्या है कि जो गर्भित गाय होती है उसको 3 से 4 सप्ताह पहले जो राशन दिया जाता है, मतलब ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले जो राशन दिया जाता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खिलाया जाता है, एकदम दांत किशमिश वगैरह, है ना। तो वो जो है, इसके अलावा एक क्लोन पैदा किया गया था, वो भी भेड़ का क्लोन था। उस क्लोन का नाम था डॉली, जो किसने? इयान बिलमुट साहब ने जो है किया था। एक और चीज यहां ध्यान रखना, क्या कि भाई जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, और ये कहां पर है? जोधपुर में है। तो ध्यान रखना है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, लेकिन केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, क्या चीज? विश्लेषण प्रयोगशाला। और ये कहां पर है भाई? केंद्रीय ऊन एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, ये आपके बीकानेर में है। ध्यान रखना है, ऊन विकास बोर्ड तो जोधपुर में है और विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है? बीकानेर में है। इयान बिलमुट साहब ने डॉली एक प्रथम क्लोन बनाया था, वो भेड़ का बनाया था। ठीक है, ये तो ही सामान्य जानकारी की बात। अब थोड़ा सा भेड़ों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। भाई चारों दिशाओं में जो है भेड़ें पाई जाती हैं। भारत के नक्शे की बात करें तो चारों दिशा में, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण हो। भाई पूर्व में चले जाओ तो आपके हिमालय रीजन, ठंडे वाले क्षेत्र में। पूर्व के बाद पूर्व पश्चिम में आप जो है पूर्व पश्चिम, पूर्व में आप जो है इधर आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ आप? पूर्वी भारत, जैसे आपका मेघालय, मिजोरम वाला जो है ना, ये वाला इलाका। पश्चिम में हम हैं। पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है? शुष्क है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। उसके बाद उत्तर में चले जाओ तो हिमालय वाली, और दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिण वाली जो है नस्लें। तो ये दिशाओं के आधार पर थोड़ा सा वर्गीकरण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि भाई जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्ल कौन सी है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन में था चोटला। तो चोटला जितनी भी राजस्थान की जो नस्लें हैं, राजस्थान की नस्लें हैं, वो आपके उत्तर पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए तो देखते हैं। उत्तरी हिमालय देश की नस्लें हैं, रद्दी है, रामपुर जो है वोसैर है, इसके अलावा भाकरवाल है ना, क्या है? भाकरवाल है, गुरेज है, क्या है? गुरेज है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिमी की बात करें तो चोटला है, जिसको राजस्थान की मेरीनो कहा जाता है, सोनाडी है, बीकानेरी पूर्णल है, जिससे बहुत अच्छी श्रेष्ठ जो है कालीन बनाई जाती है बीकानेरी पूर्णल से। जैसलमेरी है, जो सर्वाधिक जो है बड़ी होती है राजस्थान की। मारवाड़ी है, जो मतलब 3 बार त्रिप्रयोजनीय,
है ना। त्रिप्रयोजनीय मारवाड़ी ये जो है मालपुरा है, जो एक टोंक की तहसील के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। पूर्वी भारत की बात करें तो डेरोल है, गंजम है, और दक्षिण भारत की बात करें तो नेलोर है और मंड्या है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये वर्गीकरण है, तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों इन वर्गीकरण को आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नस्लों के बारे में जानते हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी नस्लें हैं उनको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहली है मारवाड़ी। इस मारवाड़ी के बारे में एक चीज खासियत है कि राजस्थान में, सुनना थोड़ा सा ध्यान से, लिखा हुआ है, थोड़ा सा सुन, कि राजस्थान में पहला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी भेड़ें पाई जाती हैं, तो मारवाड़ी पाई जाती है। और मारवाड़ी जो भेड़ें हैं राजस्थान में पालने का उद्देश्य 3 है भाई साहब। मारवाड़ी को मांस के लिए भी पाला जाता है, मारवाड़ी को ऊन के लिए भी पाला जाता है, और मारवाड़ी को दूध के लिए भी पाला जाता है। इसका मतलब राजस्थान के लिए त्रिप्रयोजनीय, ध्यान रखना है, यहां पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं कि त्रिप्रयोजनीय भाई क्या है, त्रिप्रयोजनीय। और त्रिप्रयोजनीय में आप लिख सकते हो कि भाई टाई के लिए दूध, मांस और लिख लो आप ऊन, दूध, मांस, ऊन, ये तीनों चीजें लिख लो, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक है। इसके अलावा जो यूरोपियन देश जो होते हैं, यूरोपियन जो देश हैं, यूरोपियन जो कंट्री हैं, वहां पर इसकी जो ऊन होती है, ऊन को जोरिया कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना कि किसकी ऊन को यूरोपियन देशों में जोरिया कहा जाता है, तो मारवाड़ी जो नस्ल है इसकी ऊन को जो है जोरिया कहा जाता है। राजस्थान के नागौर क्षेत्र में नर व मादा सींग रहते होते हैं, ठंडे व गर्म मौसम में सहन करने की सहनशीलता होती है, लंबी दूरी तक चलने में सक्षम और फुर्तीली होती है। इसके अलावा मतलब बहुत अच्छी फुर्तीली है भाई, आपको पता है मारवाड़ के लोग वैसे भी फुर्तीले होते हैं। मुंह इसका कैसा होता है, काला होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। और ऊन की बात करें तो प्रतिवर्ष 1.5 से 2 पौंड केजी जो है ऊन प्रतिवर्ष इससे मारवाड़ी जो नस्ल होती है उससे प्राप्त होती है। ध्यान रखना है, ये राजस्थान में सर्वाधिक, यूरोपियन देशों में इसको जोरिया कहा है, क्या कहा है, जोरिया कहा गया है ना। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें कि कौन सी भेड़ की नस्ल जो त्रिप्रयोजनीय है, मारवाड़ी है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, मारवाड़ी पाई जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगली है चोटला। चोटला को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, चोटला को छापर भी कहा जाता है, चोटला को शेखावाटी भी कहा जाता है, क्योंकि जो चोटला जो होती है वो राजस्थान के सेठावाटी क्षेत्र मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू, और इन तीनों जिले में भी मुख्य रूप से सीकर में ये आपकी जो चोटला नस्ल है ये पाई जाती है, सेठावाटी क्षेत्र की है। इसकी ये खासियत है कि भाई जो चोटला होती है ये लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में ये लगभग बराबर होती है, इसीलिए ये वर्गाकार है भाई, ध्यान रखें। और मुंह की बात करें तो मुंह कैसा होता है, काले भूरे रंग का इसका मुंह होता है। कैसा होता है, काले भूरे रंग का इसका मुंह होता है। बाकी चोटला की बात करें तो ऊन कितनी प्राप्त होती है, 1.5 से 2.5 केजी प्रतिवर्ष, और नमदे बनाए जाते हैं, मैं आगे बताऊंगा। हालांकि जो नमदे और गलीचे जो बनाए जाते हैं वो मालपुरा के प्रसिद्ध हैं, वो मैं बताऊंगा कि मालपुरा नस्ल के प्रसिद्ध हैं नमदे और गलीचे। हालांकि इसकी ऊन से नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। छापर भी टाया, राजस्थान की मेरिनो टाया जाता है, लंबाई चौड़ाई में वर्गाकार होती है, ध्यान रखना है। अब आ जाओ मालपुरा। मालपुरा के बारे में एक चीज जान लो, मालपुरा जो रहती है वो राजस्थान में, जैसे मैं बात करूं, राजस्थान की जो एकमात्र ऐसी नस्ल जिसका नामकरण राजस्थान के जिले की एक तहसील के नाम पर पड़ा है। टोंक जिले की एक तहसील है मालपुरा, जहां पर आपको पता हो कि अवधानगर टोंक में एक सेंट्रल आपका जो है केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान संस्थान जो है अवधानगर टोंक में है, वहीं से इस नस्ल को निकाला गया है। और सबसे बड़ी खास बात कि मालपुरा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब आखिर इसको क्यों पाला जाता है। हालांकि ऊन तो प्राप्त होती है लेकिन मुख्य उद्देश्य है मांस, ध्यान रखना। पहला भाई नामकरण किसके आधार पर हुआ है, तहसील के आधार पर। इसके अलावा वर्गाकार ये भी कैसा होता है, जैसे चोटला वर्गाकार दिखाई देती है वैसे ही मालपुरा भी वर्गाकार दिखाई देती है। और सबसे बड़ी खास बात, मुंह, पेट और टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती। इसका जो मुंह है
आप देखो पेट जो रहता है और टान, यहां पर ऊन नहीं पाई जाती है। ये इसकी खासियत है टेस्टी मालपुरा की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मुंह, टान और ऊन जो है पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है, ये टेस्टी विशेषता है मालपुरा की। अब आ जाओ चलिए कोई ना, जो है अभिवस्त्र है ना, अभिवस्त्र, अभिवस्त्र की बात करें तो अभिवस्त्र और दो आपने आपके सिलेबस में, एक तो अभिवस्त्र है और एक अभिकालीन है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो अभिवस्त्र और अभिकालीन दोनों भेड़ों को निकाला गया है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अभिटानगर टोंक से। और सबसे बड़ी खास बात, ये किसके संतरण से प्राप्त है, ये पूछा जाता है। अभिवस्त्र रेम्बुलेट नर और चोटला मादा, ये ध्यान रखना, रेम्बुलेट नर और चोटला मादा के जो है संतरण से प्राप्त है अभिवस्त्र। जबकि आपकी जो अभिकालीन है, ये अभिकालीन है, अभिकालीन रेम्बुलेट नर और मालपुरा मादा, वहां अभिवस्त्र में क्या है, चोटला और मालपुरा। ठीक है, ध्यान रखना। अभिवस्त्र के बारे में और देखें भाई, ये 6 माह में 12 kg ऊन और 8 वर्ष में 23 kg ऊन तक दे देती है। सॉरी वजन, ये जो है 6 माह में इसका वजन होता है 12 kg और 8 वर्ष में इसका वजन जो रहता है वो कितना होता है, 23 kg होता है। ऊन की बात करें तो 2 से 4 kg ये ऊन तक दे देती है। अब देखो, जब ये हाइब्रिडाइजेशन और संतरण से प्राप्त है तो जब इसके मेमने जन्म लेंगे ना, तो काफी मेमने मर भी जाते हैं, क्योंकि वो नए वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो मेमनों के पैदा होने की वार्षिक जन्म दर 93.21 होती है। इसका मतलब आपके लगभग 6.79% जो मेमने हैं वो मर जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो मृत्यु दर पूछ ले तो थोड़ा उल्टा ध्यान रखना, और पैदा होने की वार्षिक जन्म दर कितनी होती है, 93.21 होती है। अभिकालीन नाम से याद है, इसकी कालीन बनाई जाती है। अभिकालीन से क्या बनाई जाती है, कालीन बनाई जाती है। रेम्बुलेट नर और मालपुरा मादा के संतरण से प्राप्त है, अभिटानगर टोंक में है। टपिन की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी टपिन प्रतिशत जो है कितनी होती है, 97। टपिन प्रतिशत से क्या तात्पर्य है कि इसमें जो समागम की क्रिया है वो उसकी सक्सेस रेट कितनी है, सफलता, भाई समागम हुआ, समागम के दौरान अंड धारण, गर्भ धारण कितने पशु कर लेते हैं, मतलब कुल मिला के ये कहना है तो 97.95 मतलब 98% जो है। इसके अलावा मेमनों के पैदा होने की वार्षिक जन्म दर देखो 81 है। इसका मतलब 18-19% तो मेमने मर जाते हैं। तो रेम्बुलेट नर और मालपुरा मादा के संतरण से प्राप्त कालीन बनाई जाती है। टपिन प्रतिशत 97 होती है। मेमनों के पैदा होने की वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर मत कर देना रे बाबलो, 91 है। फिर आ जाओ मेरिनो। मेरिनो के बारे में आप जानते हो कि मेरिनो का उत्पत्ति स्थान क्या है, स्पेन। और सबसे बड़ी खास बात की मेरिनो महीन अच्छी क्वालिटी की यदि ऊन प्राप्त होती है तो मेरिनो से होती है। एक चीज याद रखना, क्योंकि भेड़ में सींग नहीं होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन एक चीज याद रखना, भेड़ों में सींग नहीं होना ये आम बात है, लेकिन यदि सींग है तो ये खास बात है। और ये देखो आप, मेरिनो के नर में सींग पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं दोबारा। मेरिनो उत्पत्ति स्थान स्पेन है। मजबूत प्रकृति की नस्ल जो विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर सकती है। फिर उसके बाद इसकी खासियत क्या क्या है, इसका सिर ऊन से ढका हुआ रहता है, देखो ऊन से ढका हुआ है। गर्दन व कंधों की त्वचा में सलवटें पाई जाती हैं, जो गर्दन और कंधे की जो त्वचा होती है उसमें सलवटें पाया जाना। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर क्या है कि मादा तो सीन रहते हैं और नर में सीन पाए जाते हैं। तो ये कोई भी कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी नस्ल है जिसका जो सिर है वो ऊन से ढका हुआ है, तो मेरिनो है। इसके अलावा ऊन की बात करें तो 5 से 9 kg ऊन प्रति वर्ष इससे प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये आप जो है थोड़ा सा नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों।
फिर उसके बाद टराटुल। टराटुल के बारे में पहली बात कि एक क्वेश्चन की भाई पेल्ट, पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? टराटुल। फिर बात आती है कि पेल्ट क्या है? पेल्ट होता है बेटा कि जो छोटे मेमने होते हैं ना, छोटे मेमनों को छोटी अवस्था में ही मार दिया जाता है और उनकी बाल सहित खाल, देखो बाल सहित खाल, ये क्या होती है? पेल्ट होती है। तो ध्यान रखना, टराटुल मुख्य रूप से पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट क्या होता है? बाल सहित खाल, जिसको जो है लोड, जो रईस लोड आराम से वस्त्र के रूप में पहनते हैं। और उत्पत्ति स्थान क्या है? मध्य एशिया। इसमें भी वही है, मादा सीन रहित और नर में सीन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, एक थोड़ा सा जैसलमेरी के बारे में, और एक जैसलमेरी छूट गई, जैसलमेरी, थोड़ा सा जैसलमेरी के बारे में जान लो कि जो जैसलमेरी जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेरी की यदि मैं बात करूं तो ये बड़े आकार की होती है। और बड़े आकार की होती है तो भाई सीधी सी बात है, कहाँ पाई जाती है? देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जैसलमेर में पाई जाती है। बड़े आकार की होती है, इसका मतलब मांस अधिक मिलता है। ध्यान रखना, जैसलमेरी जो है एक भेड़ की नस्ल है और इसलिए मांस भी अधिक मिलता है। ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, और रेगिस्तानी नस्ल जो है आपकी जैसलमेरी है। और इसकी खासियत देखो, बरसात के बाद यदि इसकी ऊन आप कतरते हो तो ऊन पीली पड़ जाती है। तो ध्यान रखना, बरसात के बाद इसकी ऊन पीली पड़ जाती है। ध्यान रखना कि इसकी ऊन पीली पड़ जाती है बरसात के बाद। तो ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेरी की जो ऊन है वो पीली पड़ जाती है। और ज़्यादा नहीं, ऊन जो है ऊन की बात करें तो जो जैसलमेरी है इससे ऊन 1.5 से 3 kg प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष ऊन जो है उत्पादन प्राप्त होता है। और यह भी जैसे आपकी चोटला है, मालपुरा है और आपकी जैसलमेरी है, ये पशु वर्गाकार दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। तो ये जैसलमेरी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद आ जाओ कुछ और जो हैं, जैसे अन्य महत्वपूर्ण नस्लों की बात करें तो आपके ये देखो हिसारडेल है, हिसारडेल मेरिनो नर और बीकानेरी मादा। बीकानेरी मादा को हम क्या कहते हैं? पूडल भी कहते हैं ना। मादा के संकरण से प्राप्त है हिसारडेल। सबसे ऊंची, आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है? नेलोर, जो आपके साउथ इंडिया की है। सबसे लंबी आपसे पूछ ले तो लोही। इसके अलावा आपको पता है कि लोई, जो ओढ़ने वाली सर्दी टाइट वस्त्र होता है, लोई, लोई किससे प्राप्त होती है? भेड़ की ऊन से। और कौन सी भेड़ से? भाकरवाल। इसके अलावा बीकानेरी भेड़, जिसे पूडल कहते हैं, श्रेष्ठ कालीन बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है, श्रेष्ठ कालीन बनाई जाती है। इसके अलावा सोनाड़ी, सोनाड़ी जो है नस्ल उदयपुर की है। और मगरा जो नस्ल होती है नागौर और बीकानेर की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो है भेड़ों की संपूर्ण जानकारी जो है कंप्लीट होती है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी 2-1 क्वेश्चन, जैसे डॉटिन है, डॉटिन क्या कहलाता है? पूंछ, भेड़ में पूंछ काटना डॉटिन कहलाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, भेड़ में जो है टैगिंग की जाती है, सॉरी, भेड़ में भेड़ों को झुंड का पता लगाने के लिए पेंटिंग की जाती है। देखो, जब आपको पता है कि मारवाड़ और मेवाड़, इधर जो मारवाड़ के जो लोग हैं, जब भेड़ों को चराने कहीं लेके जाते हैं तो झुंड में लेके जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ और मेरा कोई साथी है, हम दोनों भेड़ चराने गए, तो हमें कैसे पता रहेगा कि हमारी कौन सी भेड़ है? तो थोड़ा सा रंग रोगन पेंटिंग कर दी जाती है। मैं तो नीला ले लूंगा और वो लाल लगा देगा। तो ऐसे जो है पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग की जो जाती है कि झुंड में भेड़ों का पता लगाने हेतु, पता रखने हेतु कि भाई कौन सी हमारी है, कौन सी दूसरी की है, थोड़ा सा पेंटिंग की जाती है भेड़ में। ये आपको याद रखना है। पूंछ काटना जो है भेड़ में क्या कहलाता है? डॉटिन कहलाता है। इसके अलावा जो भेड़ रहता है, भेड़ को
भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है परजीवी? भाई ये भेड़ में ऊन जो रहती है ना, ऊन में बहुत सारे परजीवी जो है निवास करते हैं, ठीक है, इसलिए। और पूंछ क्यों काटी जाती है भेड़ में? क्योंकि पूंछ हिलाती रहती है तो जो ऊन रहती है ना, ऊन को डंडी करती रहती है जो है ना, तो इसलिए जो है प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखें, ये आपकी जो है संपूर्ण जानकारी जो है भेड़ के बारे में कंप्लीट होती है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।